केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार में जदयू को मिलेगी हिस्सेदारी। ललन सिंह, आरसीपी सिंह या संतोष कुशवाहा को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, बनेंगे 2 मंत्री। मीडिया के कार्य को रोकने के मामले में नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा मीडिया कर रही है बेहतर काम। हाईकोर्ट ने लगाई जमकर फटकार। देश के साथ बिहार में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगा ब्रेक, लेकिन मौत के आंकड़े बढ़ा रही है चिंता। लखीसराय में घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात सहित 50,000 नगद की चोरी, पुलिस ने 16 चोरों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो आइए खबरों को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की। सदन में मानसून के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की आहट सुनाई देने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। इस बीच बिहार जेडीयू ने नरेंद्र मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनने का मन बना लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने साफ साफ संकेत दिए हैं कि जेडीयू सम्मानजनक हिस्सेदारी के साथ केंद्रीय कैबिनेट में अब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। गौरतलब है कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव में बिहार में 17 सीटों पर लड़कर 16 सीटों पर जीत हासिल करने वाली थी जेडीयू, लेकिन उस वक्त उन्होंने मंत्रालय को नहीं स्वीकार किया था और मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब जेडीयू भी अपनी हिस्सेदारी चाहती है। एनडीए समर्थक होने के साथ साथ अब वो चाहती है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू की भी बड़ी हिस्सेदारी हो और नेताओं की जो पद हैं वो अब इनके खाते में भी आने चाहिए। हालांकि 3 नेताओं के नाम जो सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, उन नामों में 2 मंत्रियों का जो पद होगा वो जेडीयू को मिल सकता है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से लोग शामिल होंगे, लेकिन 2 बड़े नाम सबसे अधिक चर्चे में हैं। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि मॉनसून सत्र की शुरुआत होने से पहले पीएम मोदी कैबिनेट की जो बैठक है वो बैठक होगी और इस बैठक में फैसला हो सकता है, क्योंकि विस्तार की बातें लगातार चल रही हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। लेकिन ये चर्चाएं भी तेज हो गई है कि अब मंत्रिमंडल में जदयू जो होगा वो शामिल हो सकता है और इसके लिए बड़ी जिम्मेदारियां भी उनके खाते में आ सकती है। साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि अब सुशील कुमार मोदी को मोदी कैबिनेट में बड़ा पद मिल सकता है। तो जिस तरीके से स्थितियां देखी जाए, साफ तौर पर यह बातें सामने आ रही है कि आखिर में बैठक जो होगा और उसके बाद विस्तार के बाद क्या कुछ होता है। इधर राजद प्रवक्ता बंटू सिंह ने नीतीश सरकार पर एक बार फिर से सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। बंटू सिंह ने सीएम नीतीश पर एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। अब ये केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने का न्यूज आया है। अब देखिए, नीतीश कुमार जब वहां प्रधानमंत्री जी शपथ लिए थे, वहां जब बने थे नरेंद्र मोदी जी, तो जदयू वाला नहीं शपथ लिया। नीतीश जी आए एयरपोर्ट पर, क्या क्या भाषण दिए, याद होगा आपको। मगर देखिएगा फिर अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो फिर जदयू वाला का मंत्री बनेगा, फिर थूक के चाटेंगे नीतीश कुमार, थूक के चाटना इनका आगे। देख, एकदम लिख लीजिए हमरा कहीं पर भी। तो बिल्कुल जिस तरीके से बातें लगातार सामने आ रही है, हालांकि विपक्ष है और विपक्ष भला मानने वाला कहां है। विपक्ष तो सवाल करेगा ही और ऐसे में राजद ने अब एक बार फिर से, राजद के पास ये मौका मिल गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने का और वो घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। तो ऐसे में बंटू सिंह ने जिस तरीके से बातें कही हैं और जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप गंभीर है। सवाल सच है कि आखिर में मंत्रिमंडल में शामिल होना ही था तो 2019 में जब सरकार बनी तब जेडीयू ने किनारा क्यों कर लिया था? क्या जेडीयू को इस बात की जानकारी थी कि जो मोदी सरकार है वो कई ऐसे बड़े फैसले होंगे, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 की बातें हो या फिर और भी कई बड़े फैसले थे, उसका समर्थन नहीं करना था। हालांकि बाहरी से समर्थन तो जेडीयू ने दिया, लेकिन अब ऐसी क्या बातें हुई हैं कि जेडीयू मंत्रिमंडल में हिस्सा चाहती है और ये जवाब हर कोई जानना चाहता है और राजनीतिक गलियारों में ऐसी खबरें भी चल रही हैं। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे पटना हाईकोर्ट की। दरअसल पटना हाईकोर्ट में नीतीश सरकार को फटकारों पर फटकार लग रहा है। कोरोना के इस काल में बिहार में महामारी के दौर पर पटना हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
पटना हाई कोर्ट ने राज्य में चल रहे डिजिटल पोर्टल के मामले पर भी सुनवाई की और इस दौरान निर्णय को सुरक्षित रख लिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक और अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई की। राज्य में चल रहे पोर्टल के मामले पर साफ तौर पर इसमें सार्वजनिक रूप से साझा किए जाने के संबंध में कोर्ट में चर्चा हुई। बता दें कि 7 जून 2021 को कोरोना से मरने वालों की संख्या 5424 बताई गई थी, जबकि 8 जून 2021 को संशोधित आंकड़ों में यह आंकड़ा 9375 बताए गए थे, जिसके बाद कोर्ट ने यह कहा कि सरकार ने जो नए आंकड़े जारी किए हैं उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार द्वारा मीडिया रिपोर्टिंग को रोकने की अपील करने पर भी क्लास लगाई। दरअसल सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में अपील की गई कि कोरोना से मौत के आंकड़ों की लाइव रिपोर्टिंग रोकी जाए, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट ने सरकार से पूछ लिया कि आखिर मीडिया की लाइव रिपोर्टिंग पर रोक क्यों लगाई जाए। कोर्ट ने सरकार से कहा कि मीडिया अपना काम बेहतर कर रही है और उसके काम पर कोई रोक नहीं लगा सकता। इधर जाप के कार्यकर्ताओं ने पटना के सड़कों पर पप्पू यादव की रिहाई को लेकर के लोक न्याय मार्च निकाला है। अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त करने, बेरोजगारी सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर के भी समर्थन किया। जाप के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर और महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रानी चौबे ने सरकार से मांग की है कि पप्पू यादव की जल्द से जल्द रिहाई हो। आपको बता दूं कि इस जो यात्रा ये लोग कर रहे हैं, लगातार ये लोग मांगे कर रहे हैं और इसको लेकर के जाप के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार इसका विरोध करते हुए दिखे हैं। सरकार के खिलाफ कई बार मोर्चा भी निकाला है और वो लगातार ये मांगे कर रहे हैं कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को जेल से बाहर निकाला जाए। आपको बता दूं कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को जेल गए लगभग 1 महीने से अधिक हो गए हैं और ऐसे में ट्विटर के माध्यम से वो अपनी प्रतिक्रिया भी रखते दिखे हैं, लेकिन ऐसे में अब स्थितियां बिल्कुल अलग दिख रही है। राजधानी पटना में पप्पू यादव के समर्थक और जितने भी नेता हैं वो आज न्याय मार्च निकालने वाले हैं। आप देख लें कि किस तरीके से रोड पर जो जितने भी समर्थक हैं वो खड़े हैं और एक सुर में कह रहे हैं कि पप्पू यादव को रिहा करो। आइए जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे सामने राजू दानवीर है जो जाप के नेता है। आज क्या हमको कई मांगों को लेकर लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले गरीबों के मसीहा आदरणीय पप्पू यादव जी को रिहा करो। लगातार हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करके बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक न सुनने का काम किया जा रहा है। स्कूल नहीं तो शुल्क नहीं, मनरेगा को किस कृषि से जोड़ा जाना चाहिए, रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। कई मांगों को लेकर हम लोग का लोक न्याय मार्च है और इसी आंदोलन के तहत और अनेकों आंदोलन के तहत हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप पप्पू यादव जी का रिहाई जरूरी है। तो आपने सुना कि कह रहे हैं कि 5 सूत्र मांग को लेकर रिहाई की बात की जा रही है। आइए और भी जो महिला नेता है उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं क्या स्थिति है, क्योंकि आपने देखा है कि बीते दिन अलग अलग तरीके से जाप के नेता जो हैं वो यहाँ सामने आ रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। आज वो 5 सूत्रों को लेकर मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पप्पू यादव को रिहा किया जाए, नौकरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दो, अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करो, ऐसी कई सारी बातें हैं। आइए हमारे साथ जाप की नेत्री भी है, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ स्थिति है। क्या मांगे आपकी सरकार से? हमारी मांगे है पढ़ाई नहीं तो शुल्क नहीं, मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ो, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करो, अस्पतालों को दुरुस्त करो और माननीय पप्पू यादव जी को रिहा करो। इसीलिए आज हम ये पैदल मार्च कर रहे हैं। आइए यहाँ पर जब नेता रानी चौबे भी है, उनसे भी जानते हैं इस चीज को समझने की जरूरत है। मैम आपकी क्या क्या मांग है? देखिए, हमारी पहली मांग है कि पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक की जाए। बिहार के जितने भी अस्पताल हैं और जो भी चीजें आगे डेवलप कर सकते हैं, जितनी बड़ी बड़ी मशीनरी लाके, सपोज यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बेइलाज हो जाती हैं, डायग्नोसिस नहीं है। अगर आपको कैंसर हो जाता है तो आपको दिल्ली और एम्स पहुँचना पड़ता है। बिहार में छोटे में वहाँ पे सुविधा नहीं है। आप कहते हैं कि बड़ी बड़ी मशीनरी है, कहाँ मशीनरी है? अगर मशीनरी है तो क्यों मर के लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं? स्कूल की जो पढ़ाई है, बच्चों की फीस माफ हो, क्योंकि 2 साल तक पढ़ाइयाँ हुई नहीं। मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए, किसानों के हित में ये होगा। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उसको बढ़ाया जाए। तो आपने सुना साफ तौर पर जो जाप की नेत्री कह रही है महंगाई चरम सीमा पर है, इसको लेकर आज ये लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो ऐसे कार्यक्रम और लगातार वो करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV भारत, पटना।
सहरसा में कोसी कॉलोनी स्थित करोड़ों की लागत से बना बाढ़ आश्रय स्थल अब जंगल में तब्दील हो चुका है, जिसे दुरुस्त करने में कोई रुचि नहीं है। जाप के युवा जिलाध्यक्ष समीर पाठक ने सरकार के बाढ़ आश्रय स्थल को जल्द निर्माण कराने की मांग की है, ताकि बाढ़ पीड़ितों के इलाज में और जिस तरीके की सुविधाएं की बात की जाए उसके लिए इन्हें यहां जगह मिल सके। ये अगर अभी बना रहता तो ये बाढ़ पीड़ितों को कितनी मदद मिलती। आप जल्द से जल्द सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द ये करोड़ों की जो लागत से बना हुआ बाढ़ आश्रय स्थल है इसको पुनर्जीवित करे, पुनर्चालू करे। यही मैं सरकार से मांग करता हूँ। समीर पाठक, जिला युवा अध्यक्ष, सहरसा जाप। तो जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार बाढ़ को लेकर के बातें कही जा रही है। मानसून ने दस्तक दे दिया है बिहार में, समय से पहले बिहार में मानसून ने दस्तक दिया है और ऐसे में बारिश की जिस तरीके से अलर्ट जारी किए गए हैं, 3 दिनों तक बारिश के अलर्ट जारी किए गए थे और शेष 2 दिन अभी बचे हुए हैं। कई ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और ये आशंका जताई जा रही है कि बिहार में इस बार बाढ़ आया तो बेहतर स्थितियां होनी चाहिए। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी की। बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी रविवार को पटना पहुंचे। इस दौरान जब उनसे भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ चल रही मुहिम को लेकर के जब पत्रकारों ने उनसे सवाल दाग दिया कि आखिर में इस अश्लीलता पर क्या कुछ बोलेंगे, तो उन्होंने चुप्पी साध ली और पत्रकारों के सवालों का जवाब देने से बचते नजर आए। बहुत खुशी है, दुखी होगा। परिवार है, जी परिवार है। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है तो भी पहुंचे हैं हम लोग। सर, आप बिहार से हैं और बिहार में अश्लीलता अभी फैल रही है, बहुत तरह का बात कर रहा है भोजपुरी के बारे में, और आपने भी सर भोजपुरी में बहुत काम किया। सर एक बात बाद में बैठ के बढ़िया से बात सर, वो चीज तो है। बिल्कुल, तो मनोज तिवारी, माफ कीजिएगा, मनोज बाजपेयी ने कहा कि बाद में बैठ के प्रेम से बात कही गई, लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि भोजपुरी अश्लीलता के खिलाफ चल रही इस मुहिम में आखिर कुछ लोग बोलना क्यों नहीं चाहते। खैर, बढ़िए आगे और बात करते हैं। बिहार सरकार के कला संस्कृति मंत्री जो है आलोक रंजन ने भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर के असंतोषजनक बयान दिया है। जिस तरीके से देखा जाए तो उन्होंने साफ तौर पर जो बातें कही, कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन ने कहा कि निश्चित रूप से अश्लीलता पर वार होना चाहिए, लेकिन उनके ये बयान बिल्कुल भी सही नहीं लगते हैं। रोक लगाना चाहिए, लेकिन मीडिया के चौथे स्तंभ पर जिस तरीके से धमकी की बातें कही गई हैं उसको उन्होंने गलत ठहराया है। कहीं भी अश्लीलता जो है वो समाज के लिए सही नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से अश्लीलता पर रोक लगना चाहिए। खेसारी लाल द्वारा जो है मीडिया को लगातार धमकियां दी इससे हमको जानकारी नहीं है कि मीडिया को धमकी दिया गया है, लेकिन यदि मीडिया समाज का चौथा स्तंभ है और चौथा स्तंभ का काम है समाज के अच्छाई को रखना, समाज में हो रहे बुराई को सामने ला करके उसको खत्म करना, और मीडिया पर यदि कोई भी मीडिया को कहीं से कोई धमकी देने का काम करता है तो निश्चित रूप से वह गलत है। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। देखते रहिए डीटीवी भारत।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात देश में कोरोना संक्रमण की करेंगे। देश में कोरोना संक्रमण दर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। 24 घंटे में मिले 80,0834 नए मरीज, लेकिन नहीं थम रहा अभी भी मौत का आंकड़ा। 24 घंटे में 3,303 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में 1,32,062 मरीज ठीक हुए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या भी अब बढ़ती हुई दिख रही है और घटती हुई दिख रही है और ऐसे में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 10,26,159 हो गई। तो देश में कोरोना संक्रमण की जो मामले हैं वो लगातार इसमें कमियां तो दिख रही हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी मौत का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा जिस तरीके से कभी बढ़ता और कभी घटता दिख रहा है, ये चिंता का विषय बना हुआ है। और इसको लेकर के लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि कुछ लोगों की लापरवाही, साथ ही साथ जिस तरीके से देश में कोरोना संक्रमण के जो स्ट्रेन बदलते जा रहे हैं, मौत के कारण ये भी हो सकते हैं। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में अब नए मरीजों की संख्या में कमी होने लगी है। शनिवार को राज्य में कोरोना संक्रमण के 432 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 1,062 मरीज संक्रमण से मुक्त होकर अपने घर को गए। इस दौरान 18 मरीजों की मौत भी हुई है। राज्य में शनिवार को 1,10,119 नमूनों की जांच की गई और फिलहाल राज्य में रिकवरी रेट जो है वो 97.88% है। इधर जहानाबाद के रतनी प्रखंड में डीएम नवीन कुमार प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर पहुंचे। इस दौरान लोगों ने कोरोना टीका लेने के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा कि 18+ के जो भी लोग हैं वो लोग टीकाकरण करवाएं। इस मौके पर बीडीओ, सीओ और कई चिकित्सा पदाधिकारी भी शामिल थे। और जो भ्रांति हुई कि दिमाग में जो दो भ्रांति बता दो, आराम से बैठ कर कहीं बात करो और बता दो। हमारी जितनी सीनियर डिप्टी कलेक्टर सभी लोगों ने दी, वो मैरिड हो अनमैरिड हो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब उनकी भ्रांति लोगों को फैला रहा है, इसको भी आप लोग दूर करिए और सभी अपने लोग प्रतिक्रिया को भी आप लोग आगे समझाइए, सभी लोग बताइए। जैसे आप खुद सेफ रहेंगे, हम जितने बड़े लोग हैं, घर के काफी लोग, हम लोग खुद सेफ होंगे और खुद बच्चों का संक्रमण होगा। पटना स्थित मुसालमपुर हाट के एक विद्यालय में कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत में सीता साहू ने की। इस दौरान वो जो मौजूद थी और उस दौरान उन्होंने मौजूदगी में ये तैयारी शुरू की गई। वहीं मेयर सीता साहू ने कहा कि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन है। इस मौके पर कुम्हरार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। यहाँ भी जो वैक्सीन की जो यहाँ पर पड़ रहा है 200-300 से शाम तक 200-300 हो जाएगा। और हम लोग मोहल्ला मोहल्ला घूम के सभी है, अगर कर्मचारी लोग हम लोग सभी के चले घर घर सबको कहते हैं वैक्सीन निकल दिए, वैक्सीन लीजिए और सरकार की जो सुविधा दिए उनका लाभ उठाएं आप लोग। और कोरोना लखीसराय के कवैया थाना के पटेल नगर में चोरों ने घर का ताला तोड़कर भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने 7 लाख की जेवरात, 50,000 नगद और घर के आवश्यक कागजात को लेकर फरार हो गए। वहीं चोरी की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने 16 चोरों को गिरफ्तार किया है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि चोरों का जो आतंक है कोरोना के इस काल में, जहां एक तरफ प्रशासन खुद को सख्त बता रही है, कोरोना गाइडलाइन के नियमों को पालन कराने के लिए सड़कों पर प्रशासन दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी चोर जो है वो बेखौफ होकर के चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। और ऐसे में हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 चोरों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में इस सुशासन की सरकार में चोर या फिर अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें किसी बात की डर नहीं है और खुलेआम वो वारदात को अंजाम दे देते हैं।
इधर पटना सिटी में एक ट्रक में भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया। हालांकि शराब कहां से लाई जा रही थी यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में लगी हुई है। वहीं थाना अध्यक्ष अभिजीत कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है और ऐसे में जो शराब बरामद हुए हैं इसकी जानकारी नहीं हो पाई कि ये शराब कहां से आ रहे हैं, लेकिन पुलिस अब इस बात की जानकारी में जुट गई है कि आखिर में ये शराब कहां से आए थे और इसका कहां पहुंचाना था, ताकि बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर के प्रशासन की सक्रियता दिख रही है, इस सक्रियता का नमूना रहा कि पुलिस को जैसे ही इस बात की जानकारी लगी, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी और छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। इधर पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र की रिसोर्ट में एक प्रेमी युगल ने आत्महत्या करने की कोशिश की। मिली जानकारी के मुताबिक प्रेमी युगल सुपौल के रहने वाले हैं। दोनों के ही गले और शरीर पर ब्लेड की कटने के निशान मिले हैं। फिलहाल दोनों को कुर्जी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। सवाल यह है कि आखिर में ये लोग आत्महत्या की कोशिश क्यों कर रहे थे और इसको लेकर के पुलिस जांच में जुट गई है। साथ ही साथ पुलिस ये भी जानकारी लेने की कोशिश कर रही है कि इनसे पहले किस तरीके के इनके रिश्ते रहे हैं और अब इन्होंने आत्महत्या की कोशिश क्यों की है। इधर बेतिया के असामाजिक तत्वों ने मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और आगजनी कर सड़क जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने सामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग की है और साफ तौर पर जिस तरीके से असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है उसके बाद परेशान है। घटना नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां हंगामा किए जाने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ वरीय पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और जल्द से जल्द न्याय दिलाने की बात की है। इधर बिहार में मानसून की एंट्री हो गई है और इसी के साथ सूबे में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसको लेकर के मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया है। वहीं मानसून के आते ही प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का शुरुआत जो है वो दिख रहा है और ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक अगले 24 घंटे में पूरे प्रदेश भर में मानसून पहुंच जाएगी। मौसम विभाग की ओर से बताया जा रहा है कि सूबे में 15 जून तक जोरदार बारिश का भी पूर्वानुमान जताया गया है। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि इसको लेकर के जिस तरीके से हालत बने हुए हैं, फिलहाल राजधानी पटना के साथ साथ प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले कई घंटों से बारिश हो रही है और बारिश का असर है। साथ ही साथ अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पहले से ही ये अलर्ट जारी किया गया था और पूरे सूबे में 3 दिनों तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और मौसम विभाग जो है उन्होंने अलर्ट के अनुसार ये कहा है कि प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है, साथ ही साथ बिजली और फिर जो अलग स्थितियां होंगी, इसमें कहीं कहीं तेज हवाओं का भी दबाव रहेगा। तो इससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की जरूरत है और पूरी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम सभी परेशान हैं कोरोना से, लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। हम सभी मिलकर अच्छे से इसे मुंहतोड़ जवाब देंगे और हम जीतेंगे। हमने कई अपनों को खोया है,